जय हिंद साथियों। दोस्तों हम लोग भाग 4 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग 5 को। भाग 5 में चर्चा है यूनियन के बारे में, संघ के बारे में, मतलब सेंट्रल के बारे में। तो सेंट्रल की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन लोग आते हैं उसके बारे में चर्चा है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और 151 तक चर्चा है। ठीक है, इसमें कौन कौन लोगों की चर्चा है, तो इसमें राष्ट्रपति जी की चर्चा है, आपको उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद के बारे में पढ़ना है, संसद में लोकसभा राज्यसभा आ जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है जो विधेयक हैं, बजट वगैरह है, वो सब आपको इसी में पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें कैग के बारे में पढ़ना है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो भाग 5 को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो भाग 6 है ना वो भी मतलब सिमिलर हो जाएगा इसी की तरह। उसमें राष्ट्रपति हैं, तो उसमें जो स्टेट लेवल की है, जो भाग 6 में स्टेट के बारे में चर्चा है, तो उसमें आपके राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री है, वहाँ पे आपके जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यहाँ आपका संसद है, वहाँ पे आपका विधानमंडल हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा से आपका विधानसभा हो जाएगा, राज्यसभा आपका विधान परिषद हो जाएगा। तो मतलब कोरिलेट आराम से कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो जो यूनियन है इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर दुनिया भर की अगर हम बात करें तो दुनिया में कितने प्रकार की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली काम करती है, तो 3 प्रकार की शासन प्रणाली काम करती है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आती है संसदीय सरकार। कौन सी? संसदीय सरकार। पहले नंबर पे काम करती है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार में क्या होता है, जो कार्यपालिका का जो हेड है, जो राष्ट्रपति जी हैं, वो कार्यपालिका के औपचारिक हेड होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। वास्तविक जो शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, और मंत्रिपरिषद का जो हेड है वो प्रधानमंत्री होता है। वो लोग क्या हैं, वो उनका निर्वाचन होता है। ठीक है, चुन के आते हैं वो लोग, उनका निर्वाचन होता है। और वो लोग क्या हैं, जो आपका जो लोकसभा है, लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे, तो इसमें आपका एक तो भारत ही हो जाएगा। भारत कौन सा है? भारत संसदीय सरकार के अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत हो गया। इसके बाद आपका जापान, आपने सुना होगा। जापान में आपने कभी राष्ट्रपति नहीं सुना होगा, राष्ट्रपति की पावर इतनी नहीं होती, यहाँ पे प्रधानमंत्री ज़्यादा पावर होती है। तो आपने जापान में भी प्रधानमंत्री सुना होगा, राष्ट्रपति बहुत ही कम इसमें सुना होगा। ठीक है, आपने कनाडा सुना होगा। कनाडा में भी आपने राष्ट्रपति की चर्चा बहुत कम सुनी होगी, आपने वहाँ पे प्रधानमंत्री की चर्चा सुनी होगी, क्योंकि संसदीय जो सरकार है, जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें प्रधान जो रहता है ना, जो शक्तियाँ ज़्यादा वो प्रधानमंत्री में रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर की आती है, इसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रधान होता है, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, वो अपनी विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, अपनी जो उसकी नीतियां हैं काम करने की, उसके प्रति वो क्या है, एक तरीके से उत्तरदायी नहीं है। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंशियल, इसे नाम से ही लग रहा है प्रेसिडेंशियल, मतलब यहाँ प्रेसिडेंट जो होता है ना, राष्ट्रपति, वही मुख्य होता है, इसमें उसकी ज़्यादा पावर होती है। इसमें आपका यूएसए आ जाएगा। आपने अमेरिका का हमेशा राष्ट्रपति सुना होगा कि राष्ट्रपति इतना पावरफुल है, ओबामा है या ट्रंप है। ठीक है, तो इनका आपने राष्ट्रपति सुना होगा, कभी प्रधानमंत्री नहीं सुना होगा। दूसरा इसमें इसका रसिया आ जाता है। ठीक है, रसिया, पुतिन जी ने अभी 5वीं बार देखा होगा आपने, 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। तो रसिया भी एक तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो प्रेसिडेंट की चलती है, राष्ट्रपति जो है उन्हीं की ज़्यादा चलती है। तो यहाँ आपने प्रधानमंत्री के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं सुनी होगी। ठीक है, तो रसिया है, यूएसए है, ये आपका सब आ गया आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब बात करते हैं तीसरी तरीके की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, वो आती है प्लूरल एग्जीक्यूटिव। प्लूरल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सामूहिक कार्यपालिका। सामूहिक कार्यपालिका कुछ ऐसे देश हैं जिसमें ये तीसरी प्रकार की जो शासन प्रणाली है उसकी व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होती हैं, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती हैं। जैसे इसमें जो राष्ट्रपति के पास हैं, इसमें प्रधानमंत्री के पास हैं। ठीक है, जबकि जो तीसरा वाला है प्लूरल एग्जीक्यूटिव, इसमें किसी एक व्यक्ति पर न होकर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इसमें कितने 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर का एक ग्रुप होता है, एक फेडरल काउंसिल होती है, उनके पास बराबर पावर होती है। कार्यपालिका की जो शक्तियाँ वो बराबर होती हैं,
और इसमें जो अध्यक्ष है एक एक करके मतलब नंबर बाई नंबर बनते रहते हैं। तो जो 7 लोग हैं ना, इनके पास है इक्वल पावर होती है, और ये लोग बराबर जो पावर है, तो किसी एक के पास नहीं है, बराबर पावर है, तब ये देश को चलाते हैं। ठीक है, सबके पास एक जैसी पावर है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो उदाहरण के तौर पे स्विट्जरलैंड जो है उसमें प्लूरल एग्जीक्यूटिव जो शासन प्रणाली है वो काम करती है। ठीक है, यूएसए रसिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, और भारत कनाडा जापान यहाँ पे आपकी संसदीय सरकार है। ठीक है, आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म है। यहाँ पे आपका श्रीलंका भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, श्रीलंका में भी आप देखते होंगे राष्ट्रपति महिला राजपक्ष हुआ करते थे, तो वो राष्ट्रपति की इसमें चर्चा आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं हम लोग अपने संघ के बारे में। ठीक है ना, इसमें स्टार्टिंग कहाँ से है? इसमें स्टार्टिंग की गई है आर्टिकल 52 से स्टार्ट है। ठीक है, 52 से 151। तो सबसे पहले मेन हेड कौन है कार्यपालिका का अपने भारत में? तो राष्ट्रपति के स्टार्ट होता है। तो 52 से चर्चा है राष्ट्रपति की। तो एक मैंने शॉर्ट एक ट्रिक लिखी है, इसके माध्यम से जो राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। पकानी, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पकानी रीका दयोदशम। एक दो बार इसको पढ़ेंगे, पकानी रीका दयोदशम। ठीक है, पकानी रीका दयोदशम, एक एक करके समझ लेते हैं। तो जो पास से आता है आर्टिकल 52 से स्टार्ट है, 52, 53, 54, 55, 61 तक। तो पकानी से पास से हो जाएगा आर्टिकल 52 का से। ठीक है, पद है मतलब पास से हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 52 में कि पद के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा भारत में। कहाँ से हो जाएगा? कार्यपालिका, कि राष्ट्रपति का फिर कार्यपालिका के बारे में चर्चा आ जाएगी। आर्टिकल 54 नी से आ जाएगा निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। री से आ जाएगा आर्टिकल 55 है कि इसमें रीति कैसे हो, कैसे विधि होगी, किस तरीके से उसको मतलब उसका चुनाव होगा। ठीक है, का से आ जाएगा कार्यकाल, कितने साल का कार्यकाल है राष्ट्रपति का। ठीक है, दयोदशम, दा से आ जाएगा कि दोबारा चुन सकते हैं क्या, तो कितने बार चुन सकते हैं, इसकी चर्चा है क्या, दोबारा तिबारा कितने बार चुन सकते हैं। यो से है योग्यता। ठीक है, इसमें दा से है, इसमें शर्तें हैं, इस वाले में क्या है शर्तें। 59 में इसकी शर्तें, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। सा से है इसमें शपथ के कौन दिलाएगा, इसके बारे में चर्चा। और माँ से महाभियोग। ठीक है, कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, तो किस तरीके से उसमें चर्चा की गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 52 की, पहले आर्टिकल से बात करते हैं। तो आर्टिकल जो 52 है, आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, अब भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो पद है राष्ट्रपति का भारत में, इसकी चर्चा मतलब एक तुलना करी है कि जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में जो क्राउन होता है, जो महारानी होती है, रानी होती है वहाँ की, सम्राट जो होते हैं, तो सम्राट के बराबर पद की मतलब है जो वहाँ पे ब्रिटेन में सम्राट का जो पद है, जो काम है, वही यहाँ पे राष्ट्रपति का काम है भारत में। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं। तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की जो क्राउन है, जो सम्राट है, उसी के बराबर पद है यहाँ पे। ठीक है, जो वहाँ पे रानी होती है, वहाँ पे बस जो एक तरीके से फ़र्क इतना है, जो राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक तरीके से गणराज्य है, कि इसका मतलब वंशानुगत नहीं है, कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि पिता का लड़का हुआ फिर लड़का हुआ तो वैसे चुनते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, गणराज्य का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा हर बार। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, जो सम्राट जो वहाँ के बनते हैं वो वंशानुगत है, कि उनके घर से ही मतलब वो सम्राट कोई ना कोई बनता जाएगा। ठीक है, तो 52 में बोला गया कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, 52 बोल दिया। अब बात करते हैं 53 में। 53 में किस चीज़ की चर्चा है? 53 में चर्चा है कि जो संघ है, संघ की जो कार्यपालिका है, उसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन किस तरीके से? अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है वास्तविक शक्तियां और एक होती है औपचारिक। ठीक है, औपचारिक का मतलब ऑफिशियल और रियल। तो वास्तविक जो पावर है ना, वास्तविक पावर तो होती है प्रधानमंत्री के अंदर, और बाकी जो है औपचारिक ऑफिशियल तरीके से वो हैं राष्ट्रपति जी। यहाँ पे सिर्फ इनका काम क्या है, आपने देखा राष्ट्रपति करना तो वैसे मतलब ज़्यादा आपने चर्चा नहीं सुनी होगी। इनका सिर्फ काम है कि जो भी कार्यपालिका है, संघ की जो कार्यपालिका है, वो जो भी काम करवाती है तो वो राष्ट्रपति के पास भेजती है सिर्फ साइन करने के लिए। किसको शपथ दिलानी है तो इसकी काम है उनका कि शपथ दिलाना, और जो भी केंद्र लेवल पे जो भी काम होता है तो उस पर सिर्फ हस्ताक्षर, सिर्फ साइन करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग, संवैधानिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग जो मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद के मतलब सहारे ही कर पाएंगे। मंत्रिपरिषद के सहायता से ही अपनी शक्तियों का जो यूज है वो कर सकते हैं। ठीक है,
अब कैसे वास्तविक शक्तियां, तो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? मंत्रिपरिषद का हेड है। और जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का यूज कैसे कर रहा है? मंत्रिपरिषद के द्वारा कर रहा है। अपने जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी है, मान लो कोई अगर कानून बनता है तो कानून जब तक जो मंत्रिपरिषद हैं वो अगर राष्ट्रपति जी के पास नहीं भेजेंगे तो साइन कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो वो उनका काम क्या है? इतनी पावर है उन पर कि साइन जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो अगर राष्ट्रपति जी साइन तभी करेंगे जब मंत्रिपरिषद है उनका वहाँ तक ले जाएगा वो डॉक्यूमेंट को। ठीक है, मेन पावर तो है उनकी साइन करने की। तो जब ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे जाएंगे तब वो साइन करेंगे, तो किसके माध्यम से हो रहा है उनका जो काम, जो उनकी पावर है साइन करने की, वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही हो रहा है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। लेकिन अगर वास्तविक जो शक्ति देखी जाए तो वो होता है प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री मतलब किसी राज्य में मान लो किसी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करना है तो वो क्या भेजेंगे? तो यहाँ से राष्ट्रपति जी के पास भेज देंगे, फलाने नाम लिख के फलाने का यहाँ पे क्या कराना है इनको, मतलब फलाने हाई कोर्ट में इनकी नियुक्ति करनी है। तो कौन कर रहा है? यहाँ से मंत्रिपरिषद ही तो है, प्रधानमंत्री। तो वास्तविक तो इन्होंने बोला कि भैया इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे हाई कोर्ट के वो जज बने, लेकिन उस पर जब तक साइन नहीं करेंगे कौन? राष्ट्रपति, तब तक वो नियुक्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मेन जो हेड है वो प्रधानमंत्री हो गए। किसी राज्य के राज्यपाल की अगर नियुक्ति करवाना है वहाँ पे तब भी कौन नाम यहाँ से भेजेंगे? प्रधानमंत्री जी। और जब तक साइन नहीं होगा राष्ट्रपति का तब तक वो नहीं हो सकता पूरा। तो राष्ट्रपति सिर्फ साइन करते हैं और शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका की जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वास्तविक तौर पे तो प्रधानमंत्री हैं, और औपचारिक रूप से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आपको पता है कि अगर भारत का पूछा है, प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और प्रथम महिला की अगर बात की जाए तो प्रथम महिला कौन होती है? राष्ट्रपति जो धर्मपत्नी होती है वो प्रथम महिला होती है भारत में। ठीक है, तो आर्टिकल 52 समझ में आ गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में रहते हैं? राष्ट्रपति में। ठीक है, अब ऑफिशियल और एक तरीके से वास्तविक जो रियल है वो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 54 की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मतलब दिमाग खपाने वाला है ये। आर्टिकल 54 में बात करी गई है निर्वाचन कि उनका निर्वाचन कैसे होगा, उनका इलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, इलेक्शन की बात की गई है आर्टिकल 54 में। तो किस तरीके से होगा, कौन करेगा? तो इसमें बताया गया कि निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है निर्वाचन वो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग करेगा तो कैसे करेगा भाई? तो इसमें बताया गया कि निर्वाचन मंडल एक बनाया जाएगा, निर्वाचन मंडल होगा वो उनकी मतलब इलेक्शन करेगा। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि निर्वाचन मंडल में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसमें देखते हैं कौन कौन ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, कौन कौन आते हैं किसमें? निर्वाचन मंडल में। निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग आते हैं? ठीक है, तो इसको एक समझते हैं अच्छे से। देखो, ये आपका हो गया सेंट्रल। ठीक है, ये हो गया सेंटर, केंद्र, और ये आपका हो गया स्टेट। कौन कौन इसमें जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन लोग आएंगे? केंद्र से कौन जाएगा, कौन वोट डालेगा, और राज्य से कौन डालेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल की बात करते हैं और यहाँ पे स्टेट की बात करते हैं। तो सेंट्रल में आपको पता है संसद जो है, संसद के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा और यहाँ पे हो गया आपके राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और ये लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पे आपका सेम ऐसे हो जाएगा कौन? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे, केंद्र की बात कर रहे हैं। स्टेट पे जो राज्य में कौन कौन होता है? विधानसभा और विधान परिषद, यही होता है। अब देखिए इसमें तो लोकसभा के मेंबर जो चुन के आते हैं, ठीक है, जो सांसद हैं वो वोट डाल सकते हैं। कितने हैं? 543, 545 हैं वर्तमान में। इसको ऐसे लिखते हैं 543 + 2। ठीक है, राज्यसभा की अगर बात कर लेते हैं तो 245 मैक्सिमम। बात अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 250 होते हैं, तो 245। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500, इसको ऐसे लिख ले 45 में 33, 33 + के 12। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। और ये स्टेट का हो गया। अब जो सेंट्रल लेवल पे हम बात करते हैं निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा, राष्ट्रपति के उसमें कौन कौन वोट डालेगा, तो यहाँ से चुने हुए जो सांसद हैं
एमपी जो चुने हुए मतलब जिनका निर्वाचन होके आया है, ऐसे जो कौन है एमपी, किस में बैठेंगे, जो लोकसभा में। और यहाँ से कौन जाएगा, यहाँ से भी एमपी जाएंगे, किससे, राज्यसभा से। ये लोग निर्वाचन मंडल का हिस्सा होंगे, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग वोट डालेंगे। ठीक है, कौन कौन, लोकसभा से एमपी कितने हैं, 545 हैं। मैं अब वर्तमान की बात कर रहा हूँ, तो 543 तो ये हो गए जो जिनका निर्वाचन मतलब जो वोट डाल के आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट वोट डाल के आते हैं, जैसे हम लोग वोट डालने गए, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो आम जनता वोट डाल के आई है, तो उससे जो चुन के आते हैं वो हैं एमपी, सांसद बनेंगे तो 543 तो चुन के आएंगे। और ये जो दो मैंने अलग से लिखा है ना, ये आपके होते हैं मनोनीत, कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पे 200 ये है 233 किसके, राज्यसभा के। तो राज्यसभा के 233 लोग तो चुन के आए हैं जो अपना वहाँ से, ठीक है, अलग अलग स्टेट से। और जो 12 लोग हैं ये कौन है, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। जो 2 लोग हैं ये होते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, और ये जो 12 लोग हैं जो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 12 लोगों को, वो विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, खेल जगत से हो सकते हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा राज्यसभा में, रेखा जो हीरोइन है उनको किया गया है इसमें। ठीक है, जैसे जावेद अख्तर हैं उन्होंने उसमें किया है अपना, ठीक है, संगीत में। तो उनको जो अपने अपने विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक हैं या फिर खेल जगत के हैं, तो उनको तो हम जो मनोनीत करते हैं वो तो करते हैं राज्यसभा में। और 2 जो एंग्लो इंडियन हैं उनको हम करते हैं लोकसभा में। कौन, राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं अपने मन से कि भैया तुमने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया, तुम चले जाओ। लेकिन लोकसभा में 2 लोग हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को हम समझेंगे आराम से कि क्या होते हैं एंग्लो इंडियन। अब ठीक है, तो लोकसभा के चुने हुए 243 लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे। राज्यसभा के 233 लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे, किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। ये जो 12 लोग हैं ना, और यहाँ पे 2 लोग हैं लोकसभा से, 2 लोग और 12 लोग राज्यसभा से, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में या फिर निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, चुनाव में ये लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, विधान परिषद, विधानसभा, ये राज्यों की विधानसभा है। ठीक है, तो जितने राज्य हैं उतनी विधानसभा है। तो हर एक विधानसभा के चुने हुए जो लोग हैं इसमें भी मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत नहीं, चुने हुए जो व्यक्ति हैं जिनका निर्वाचन, जिनका लोगों ने मतलब वोट डाल के आए हैं, जो, ठीक है, चुन के आए हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने एरिया से, तो वो लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे, निर्वाचन मंडल का हिस्सा होंगे। विधान परिषद नहीं होगा। क्यों विधान परिषद नहीं होगा, आपको पता है कि विधान परिषद वर्तमान में सिर्फ 7 राज्यों में है। ठीक है, तो बराबर हर एक राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें हर एक राज्य का वर्तमान मतलब इक्वल वो हो, क्या नाम है, योगदान हो, सबका बराबर हिस्सेदारी हो हर एक राज्य की। इसलिए बोला गया है कि अगर विधान परिषद तो 7 ही राज्य में, अगर ये लोग डालेंगे तो जिन राज्यों में विधान परिषद है उनका एक तरीके से योगदान ज़्यादा हो जाएगा, तो जिसमें नहीं है उनका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोला गया संविधान में कि जब सारे राज्यों में विधान परिषद हो जाएगा तब ये लोग विधान परिषद वाले निर्वाचन मंडल का हिस्सा बनेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी वोट मतलब वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, सिर्फ राज्यों की विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा है, उनके चुने हुए जो मेंबर हैं, विधायक हैं, वो लोग वोट डालेंगे। लोकसभा के चुने हुए सांसद वोट डालेंगे, राज्यसभा के चुने हुए सांसद वोट डालेंगे। ठीक है, कौन कौन नहीं डालेगा, तो लोकसभा के मनोनीत जो एंग्लो इंडियन हैं, राज्यसभा के मनोनीत जो 12 लोग हैं, और विधान परिषद के लोग इसमें क्या है, निर्वाचन मंडल में वोट नहीं डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और विधानसभा हर एक राज्य के जो हैं वो सब वोट डालेंगे। इसमें 2 और हैं, पुदुचेरी है। अब केंद्र शासित की बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में भी विधानसभा है और पुदुचेरी में भी विधानसभा है, तो यहाँ के भी विधानसभा के लोग हैं चुने हुए, वो भी वोट इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कौन कौन वोट डालेगा, कौन कौन नहीं डालेगा। अब बात कर लेते हैं एंग्लो इंडियन की। ठीक है, एंग्लो इंडियन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। लोगों को लगता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को मैंने मतलब ऐसा सुना है कि एंग्लो इंडियन का लोग कहते हैं जिनके जो पिता हैं वो विदेशी है, मतलब विदेशी, अमेरिका, अभी ऑस्ट्रेलिया कहीं का भी हो सकता है, और उनकी जो माता हैं मतलब उन्होंने भारत में शादी करी, बाहर का कोई आदमी है और उन्होंने भारत की लड़की से शादी करी, तो उनसे पैदा हुआ जो लड़का उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब क्या है, जब भारत में 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया है, तो उस टाइम क्या था कि जो कोई अमेरिका से तो आया नहीं था भारत में शासन करने, ना तो कोई ऑस्ट्रेलिया से आया था, ना तो साउथ अफ्रीका से आया था। आपने हमेशा देखा होगा ब्रिटेन से आए, यूरोप से। तो भारत में डच लोग आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, ठीक है, और फिर ब्रिटेन से आए थे, फ्रांसीसी आए थे।
तो पुर्तगाली आए थे। तो ये लोग कहाँ, ये सारे यूरोप से आए थे। तो यूरोप ने ही भारत पे कुल मिला के, जो यूरोप से ही आए हुए जो लोग थे उन्होंने भारत पे शासन किया। अमेरिका या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों से, यहाँ से कोई नहीं आया था, ठीक है, सिर्फ यूरोप से आए थे। तो यूरोप से जो लोग आए हैं भारत में, यूरोप से कहाँ है, इंडिया। अब यहाँ शासन किया उन्होंने 200 साल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ का कोई मतलब लड़का है, मेल, यहाँ के लड़के ने भारतीय जो महिला है, भारतीय महिला से क्या की, शादी कर ली, ठीक है। यूरोप से आया हुआ जो व्यक्ति है, यूरोप से आया हुआ व्यक्ति है, कोई आदमी है, उसने भारत की जो कोई महिला है, कोई लड़की, उससे शादी कर ली है, ठीक है। अब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, अब वो तो चला गया आदमी, और जो उसकी मतलब लड़की थी वो यहीं रह गई। तो उससे उत्पन्न जो संतान है, मतलब यूरोप का कोई आदमी और भारत की कोई महिला, उससे शादी हो गई, तो उन दोनों से जो संतान हुई है उसको हम बोलते हैं कौन, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। तो ये मतलब कन्फ्यूजन एक थी कि अमेरिका का अगर कोई है तो उसको भी बोलेंगे एंग्लो इंडियन, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ यूरोप के। तो एंग्लो इंडियन उन्हीं को बोला जाता है जो यूरोप से मतलब कोई आदमी है और भारत की महिला से शादी किया, तो उनके जो बच्चे हुए हैं उन्हीं को एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो इन्हीं को जो लोकसभा है, उन 2 लोगों को जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी, तो वो एंग्लो इंडियन को करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, तो आपको आर्टिकल 54 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 55 की, ठीक है। आर्टिकल 55 क्या कहता है, 55 यहाँ से यहाँ से पढ़ेंगे री का, ठीक है। तो 55 कहता है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी, विधि क्या होगी, मतलब किस तरीके से होगा। इसमें तो अभी तक आया था कि इलेक्शन कौन करेगा, निर्वाचन कौन करेगा, तो बताया गया तो निर्वाचन आयोग करेगा। कैसे करेगा, एक निर्वाचक मंडल होगा, इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएंगे वो आपने देख लिए। अब आर्टिकल 55 कहता है कि निर्वाचन की रीति कैसे होगी, विधि कैसे होगी, मतलब किस तरीके से होगा। तो इसमें बोला गया है कि सबसे पहले तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। राष्ट्रपति का कैसे होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो 2 तरीके से चुनाव होते हैं, तो डायरेक्ट चुनाव और एक इनडायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है कि मैं भी वोट डालने गया हूँ, आप भी वोट डालने गए होंगे अपने अपने एरिया में जहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आम जनता है, जो भारत के जो नागरिक हैं, वो लोग वोट डालने गए हैं, और विधायक या फिर सांसद जो चुन के आए हैं उनके लिए आपने वोट डाला है। तो वो तो हो गया डायरेक्ट चुनाव, प्रत्यक्ष रूप से, मतलब आम जनता प्रत्यक्ष रूप से अपना वोट डालने गई, अपना मताधिकार का प्रयोग किया, और वहाँ से सांसद कोई भी जीते वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मतलब जनता जो नागरिक वो डायरेक्ट अगर वोट डालती है किसी को भी सांसद बनाने के लिए या विधायक बनाने के लिए, तो वो तो हो गया डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन कभी क्या आपने सुना है कि राष्ट्रपति के लिए वोट पड़ रहे हैं, कभी नहीं सुना होगा। ये सुना होगा कि प्रधानमंत्री के लिए, जैसे लोकसभा में प्रधानमंत्री चुनेगा, मतलब अपने जो सांसद लोग हैं वो उनका एक अपना मतलब एक प्रधान चुनते हैं, उसे वो प्रधानमंत्री बोलते हैं। जब विधायक का चुनाव होता है विधानसभा का, तो उसमें मुख्यमंत्री चुनते हैं। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि राष्ट्रपति के लिए मैं वोट डाल के आया हूँ, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। उसमें जो जनता है ना, जनता ने अपने विधायक या फिर जो सांसद हैं उनको चुन के ऊपर भेज दिया, सांसद में भेज दिया, संसद में और विधानमंडल में भेज दिया, ठीक है। अब उनका जिम्मेदारी क्या है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति को चुने। मैंने सांसद को चुना, सांसद किसको चुने, राष्ट्रपति को। तो वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें नागरिक या जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है। जनता के द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा चुना हुआ जो व्यक्ति है, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट। क्यों, क्योंकि जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जनता वोट नहीं डालती है, जनता के द्वारा चुना हुआ जो व्यक्ति है वो वोट इसमें डाल रहा है, तो इनडायरेक्ट हो गया। मैंने सांसद को चुन दिया, अब बोला भाई सांसद कह रहे हैं कि तो आपके लिए राष्ट्रपति को मैं चुनूंगा, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। तो इसमें विधि अगर पूछिए तो बोला जाएगा कि इनडायरेक्ट चुनाव होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली सॉरी, ये क्या होता है भाई, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली का क्या मतलब आपने बहुत बार सुना होगा, गुप्त मतदान होता है इसका। तो एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली में होता है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे समझते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल और प्रेफरेबल, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, जैसे आपको तो पता चलेगा कौन कौन इसमें वोट डालेगा, ये समझ में आ गया। अब हम इसको समझते हैं एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली। सपोज करो प्रेसिडेंट का यहाँ चुनाव हो रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट का यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। अब मान लो कोई A, B, C और D, मान लो सपोज करो 4 लोग खड़े हुए हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 4 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है।
हम लोग समझ रहे हैं अनुपातिक प्रणाली क्या होता है और एकल संक्रमणी क्या होता है। तो प्रेसिडेंट का चुनाव है, मान लो 4 लोग खड़े हुए हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है प्रेफरेबल प्रोपोर्शन में, कि जैसे अभी जो चुनाव हो रहे हैं आम जनता जो दे रही है वो क्या है, उसमें क्या है, मान लो कोई मुखिया खड़ा है या फिर प्रधान होता गांव का, उसके लिए हम वोट डालने जा रहे हैं। तो हम भले 5 लोग खड़े हैं लेकिन हम 5 को वोट नहीं दे सकते ना। हमारा अधिकार है सिर्फ एक आदमी को वोट देना, ठीक है, एक आदमी को वोट देते हैं, जो भी हमारे मनपसंद का हम उसको वोट दे देंगे। ऐसा तो नहीं है कि मेरे चाचा खड़े हैं, मामा खड़े हैं, और लोग भी खड़े हैं, भैया ताऊ को भी दे दिया, चाचा को भी दे दिया, मामा को भी दे दिया, ऐसा नहीं है। 5 और 6 में से कोई आपको एक सिलेक्ट करना होगा, किसी एक पर ही बटन दबानी होगी, ठीक है, वो अलग हो गया। जबकि इसमें क्या है, अनुपातिक प्रणाली में जो भी सांसद जो भी विधायक इसमें वोट देंगे राष्ट्रपति को, तो उनको सबको देना है, प्रेफरेंस प्रोपोर्शन में देना है, उसी को बोलते हैं अनुपातिक। सबको अनुपात में देना है, मतलब प्रोपोर्शन में देना है, प्रेफरेबल देना मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से देना है। सपोज कि मान लो मैं सांसद हूँ, मुझे लगा 4 लोग खड़े हैं, तो प्रेफरेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले हम किसको चाह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति बने, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेबल अनुपातिक, ठीक है, अनुपातिक प्रणाली। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भैया 1 नंबर वाले जो हैं, जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, कि ये मेरे हिसाब से लगते हैं कि ये 1 नंबर पे होने चाहिए, सबसे पहले ये जीतने चाहिए। अब दूसरे नंबर पे हमें सबको वोट देना, इसमें किसी एक व्यक्ति को अगर हम वोट डाल के चले जाएंगे तो निर्वाचन आयोग आएगा, भाई पकड़ लेगा, कहेगा भैया 4 को दे के जाओ, 1 को नहीं देना है, 4 को देना है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 1 नंबर वाला जो भी है वो व्यक्ति अच्छा मेरे हिसाब से जीतना चाहिए, ठीक है, मैंने इसको वोट दे दिया। अब मुझे लगता है बाकी जो 3 में से, कि मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है ना दूसरे नंबर पर, अगर ये ना जीते तो ये जीत जाए, ऐसा होता है ना, तो ये ना जीते तो ये जीत जाए। तो मैंने 2 नंबर इसको रख दिया, ठीक है। अब बचे हुए 2, अब मुझे सबको वोट देना, तो मुझे लगता है इसके बाद अगर ये भी ना जीते तो तीसरे नंबर पे ये जीत जाए, ठीक है। अब मान लो चौथे नंबर पे फिर बचा हुआ यही है, तो इसी को फाइनल 4 नंबर देना होगा, ठीक है। ये हो गया, एक सांसद ने दे दिया। अब दूसरा सांसद आएगा, उसको लगता है कि भैया मेरे हिसाब से ये आदमी अच्छा है, मेरे हिसाब से ये आदमी अच्छा है, इसको जीतना चाहिए, ठीक है। उसको लगता है कि दूसरे नंबर पर आदमी ये जीतना चाहिए, सबके अलग अलग प्रेफरेंस होती है, हो सकती है। तीसरे नंबर पर उसको लगता है कि ये जीतना चाहिए। अब कौन सा बच्चा, चौथे नंबर पे ये जीतना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सांसद आएगा, उसको लगेगा भैया ये जीतना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये रहना चाहिए, तीसरे नंबर पे ये रहना चाहिए, चौथे नंबर पे ये जीतना चाहिए। सबको वोट देना प्रेफरेंस के हिसाब से, कि मुझे लगता है कि पहले ये जीतना चाहिए, ये ना जीते तो दूसरा ये जीतना चाहिए, तो 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे दे दो, ठीक है। फिर किसी को लगता है कि भाई इसको मैं 4 नंबर पर रखूँगा, इसको 2 नंबर पर रखूँगा, इसको हम 1 नंबर पर रखेंगे, ठीक है, और इसको 3 नंबर पर रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा। एक तरीका मैं समझा रहा हूँ, सबका तो नहीं डालूंगा ना। तो ये एक तरीके से, अब मान लो यहाँ पे ख़त्म हो गया ये, ठीक है, सबका चुनाव हो गया, सबने वोट डाल दिए, जितने भी सांसद विधायक थे, जितने लोग जो निर्वाचक मंडल था उसमें जितने लोग थे, सबने वोट डाल दिए सबको, ठीक है। अब इनका किस तरीके से गणना होगी, इसको ये समझ में आ गया कि अनुपातिक प्रणाली का मतलब समझ में आ गया। अनुपातिक प्रणाली जो प्रेफरेबल होता है, ये समझ में आ गया कि सबको वोट डालना है प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें जब इनकी गणना होगी, ठीक है, मतगणना होती ना, कि कौन जीता कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जब गणना होगी तो यहाँ पे आपका होगा प्रथम चरण, प्रथम चरण की मतगणना। पहले चरण में देखा जाएगा इसमें अब किस तरीके से। अब इसमें जब गणना होती है राष्ट्रपति, तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने 1 नंबर पर किसको रखा है, 1 नंबर पर किसको रखा है, सबसे ज़्यादा लोग कौन चाहते हैं कि ये बने। तो इसमें देखो 1 नंबर पर कौन है, सिर्फ एक बार है, तो 1 नंबर यहाँ लिख दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर एक, इसी में भी 1 नंबर पे किसको, 1 ही रखा है, 1 2 3 4, इस पर भी 1 ही रखा है, और यहाँ पे भी 1 रखा है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया दिक्कत, यहाँ दिक्कत आ गई कि भैया सबको चारों लोगों को पहले नंबर पे लोगों ने एक बार रखा है, ठीक है। अब क्या प्रथम चरण में कुछ पता चला कि कौन जीत रहा कौन हार रहा, सबके बराबर ही है, एक 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 एक। तो पहले चरण की मतगणना में अभी निष्कर्ष नहीं निकला कौन जीता कौन हारा, ठीक है, अभी सब बराबर है। अभी तक ऐसा भारत में ज़्यादातर प्रथम चरण में ही मतलब फैसला आ जाता है कि कौन वो जीत रहा है राष्ट्रपति। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, बीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे वो दूसरे चरण की मतगणना में जीते थे, लेकिन पहली बार में ही फाइनल हो जाता है, ठीक है। अब प्रथम चरण की मतगणना में अभी निष्कर्ष नहीं निकला कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। अब सेकंड चरण की मतगणना हो गई। सेकंड चरण में दूसरे नंबर वाला देखेंगे कौन ज़्यादा है, तो सेकंड नंबर पे, इसमें भी सेकंड नंबर पे ये आ गया आपका, ये भी 2 है, और इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तो ये भी 2 एक तरीके से, इसमें भी अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर पे, अब तीसरे चरण की मतगणना देखेंगे। तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में
भी सबको 3 ही 3 है मतलब, ठीक है, इसमें भी 3 है, तो मतलब ये चलती जाएगी, कहाँ तक चलती जाएगी, कभी ना कभी मतलब इसमें भी 3 नंबर पे ही आया है। चौथे नंबर पे देखेंगे कि 1 2 3 4, तो इसमें मतलब इसमें अलग तरीके से दिया है, इसमें भी 4 बार गया, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो इसमें 4 तक अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। तो इसमें मान लो अगर सपोज करो कि यहाँ पे किसी ने अगर इसको 2 दिया होता, ठीक है, इसको 2 दिया होता और इसको 1 दिया होता, ठीक है, इसको 1 दिया होता, इसको 2 दिया होता, इसको आप 3 कर दो, ठीक है, 4 कर दो। अब ठीक है, अब अगर ऐसा किसी ने किया होता तो उसमें क्या होता, 1 नंबर पे अगर देखते इसको बिगाड़ दो इसको, ठीक है। अब सपोज करो, सिर्फ समझा रहा हूँ, आगे जब राष्ट्रपति का चुनाव जब पूरा पढ़ेंगे विस्तार से तब समझेंगे। अब पहले जो चरण की मतगणना है इसमें देखेंगे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा किसको वरीयता दी गई है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे 1 नंबर पे कितने, 2 लोगों को दी गई है इसमें, ठीक है, इसमें कितने लोगों को, इसने 1 भी 0 है हो गया, इसके बाद इसमें 1 नंबर और इसमें भी 1 नंबर, ठीक है, ये हो गया। तो दूसरे नंबर पे जो है सबसे ज़्यादा ए वाले को पसंद किया गया कि सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम इसको देना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा 2 बार 2 लोगों ने कहा कि हम ए को देना चाहते हैं, बाकी एक एक आ गया 2, तो यहाँ पे पहले चरण में ये जो ए नंबर वाला है ये जीत जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये नहीं जीतता, सपोज अगर ये नहीं जीतता, दूसरे चरण में भी मतगणना जाती, तो इसमें सबसे कम जिसके वोट होते तो वो पहली उसमें रिजेक्ट हो जाता और उसके वोट लेके बाकी तीनों में बांट दिए जाते, ठीक है। उसी को बोला जाता है एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल। संक्रमण होता नहीं कि संक्रमण फैल गया, दूर हट जाओ, कोरोना जैसे आ गया था कि भीड़ इकट्ठी ना करो, संक्रमण फैल जाएगा। तो जो एक के वोट लेके मान लो पहले चरण में यहाँ पे मान लो इसके 0 थे, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 होता, सपोज करो यहाँ पे 2 होता, यहाँ 1 होता, और दूसरे चरण में मतगणना जाती तो क्या करते, या यहाँ पे आपका 2 होता, ये सबके 2-2 हो गए कि 1-1-1-1 सबने नंबर दिया, लेकिन इसके 0 है। तो अब क्या होता अगले चरण में, तो ये जो है ना दूसरे नंबर, इसके सारे वोट लेके, क्योंकि इसके तो 0 आए, कोई नहीं इसको चाहता कि राष्ट्रपति बने, तो इसके वोट लेके तीनों में सिंगल ट्रांसफर तीनों को बांट देते ताकि ये लोग ज़्यादा वोटों से जीत जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो एकल संक्रमणीय समझ में आ गया कि वोटों को जो आदमी के सबसे ज़्यादा मतलब कम वोट आए हैं उसको बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय। अनुपातिक प्रणाली समझ गया कि सबको वोट देना है इसको, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि मतलब विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं वही लोग वोट डालते हैं, लेकिन आपने राष्ट्रपति के चुनाव में देखा होगा कि लाखों में वोट पड़ रहे हैं कि राष्ट्रपति 4 लाख वोटों से जीते या 5 लाख वोटों से जीते। तो सांसद तो हमारे कितने हैं, 245 और 545 इतने ही हैं, और बाकी विधायक हो गए। तो लेकिन ये लाखों में कैसे पहुंच गया, तो हर एक उसकी विधायक की एक वैल्यू निकाली जाती है वोट की, और ऐसे ही सांसद जो होता है उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको पूरे से डिस्कस करेंगे ढंग से, उसमें हम लोग निकालना सीखेंगे किस तरीके से एक विधायक की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो निर्वाचन की जो रीत है ये आपको समझ में आ गया होगा, अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 56। तो 56 में क्या कहता है, 56 क्या है, कार्यकाल, कितने कार्यकाल होगा। तो पदावधि के बारे में है, कार्यकाल के बारे में चर्चा इसमें की गई। तो चर्चा इसमें कितनी होती है, कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 साल होता है, ठीक है, 5 ईयर होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कोई भी राष्ट्रपति कितने बार भी चुना जा सकता है, 2 बार 3 बार हो सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो 2 बार मतलब चुने, 52 और 57 में, तो वही 2 बार। लेकिन कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 5 साल की अवधि होती है, लेकिन 5 साल के से पहले अगर कोई राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति हैं उनको इस्तीफा दे सकता है अपना, मतलब कोई भी कारण हो सकता है, वो उसको बाद में देखेंगे। लेकिन 5 साल का तो होता है, वैसे अगर वो अपने उस पर बने रहना चाहते हैं तो 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी कुछ भी उन कारण की वजह से वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं इस पर, ठीक है। तो पदावधि कार्यकाल हो गया, आर्टिकल 56 समझ में आ गया, 5 साल इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो आज हमने देखा आर्टिकल 52 से 56 देखा है। नेक्स्ट क्लास 2-3 क्लास लगेंगी तो जो राष्ट्रपति है वो अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 57 से देखेंगे बचा हुआ क्या है इसमें। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, और आपको कोई पॉइंट में अगर डाउट है तो आप कमेंट करके लिखिए कि सर ये वाला मुझे जो पॉइंट है अच्छे समझ में नहीं आया, तो अगली क्लास में उसको अच्छे से डिस्कस करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।